हेलो बच्चों, कैसे आप सब? स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण सेक्शन का एक टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। क्या नाम है? रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, मेथड फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या हम लोग को समझना है। कोई भी रासायनिक समीकरण को जब लिखा जाता है तो किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है, जैसे जब समीकरण को हम लोग लिखते हैं ऐसे, जैसे मान लो कि H2 + O2 क्या देते हैं, बोलिए H2O। ये तो सब लोग देखते हैं, सब जगह ही मिल जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चों को डाउट होता है और बोलता है कि सर थोड़ा इसको बता दीजिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं H2 + O2 एरो मार्क क्या H2O। तो क्या ये सही है? कौन सी सही है बताइए? तो इसमें जो ये वाला जो समीकरण है बिल्कुल क्या है, सही है, और ये वाला बिल्कुल क्या है, गलत है। ध्यान दीजिए, पहले ये वाला क्या है, गलत है। क्योंकि देखिए जब भी किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो रासायनिक समीकरण को लिखने की जो विधि होता है ना, वह कहता है, जब कोई भी समीकरण लिखिएगा ना रासायनिक समीकरण, तो कहता है कि जो अभिकारक होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होता है उसको अभिकारक बोलता है, और जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो जो अभिकारक होता है ना, अभिकारक को कहां लिखते हैं, कभी भी बाएं तरफ। कहां लिखते हैं? बाएं तरफ। और उत्पाद को कहां लिखते हैं? दाएं तरफ। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको टोटल जो हम 6 विधि बता रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, जिसमें पहला विधि कहता है कि अभिकारक को कहां लिखते हैं, किस तरफ, तो बाएं तरफ लिखते हैं, उत्पाद को दाएं तरफ लिखते हैं। देखिए यहाँ पे अभिकारक को किस तरफ लिखे हैं, तो बाएं तरफ, और उत्पाद को किस तरफ लिखे हैं, दाएं तरफ। चलिए पहला विधि क्लियर। जब भी समीकरण लिखिएगा बात ध्यान में रखिएगा कि अभिकारक को लिखते हैं बाएं तरफ और उत्पाद को लिखते हैं दाएं तरफ। सेकंड विधि पर ध्यान देंगे हम लोग। सेकंड विधि कहता है कि अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और तीर किधर से किधर रहता है, तो तीर रहता है बाएं से दाएं के तरफ। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रोसेस इसका ये कहता है कि अभिकारक या उत्पाद को, यदि अभिकारक या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो। यदि तीसरा विधि कहता है कि यदि अभिकारक या उत्पाद क्या हो, 2 या 2 से अधिक हो, तो उसके बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का। देखिए यहाँ पे अभिकारक कगो है, 2 है, 2 है ना, तो इसके बीच में हमने किसका चिन्ह लगा दिया है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे इसका जो है 4th नंबर क्या कहता है, इसके बाद दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर कर ली जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं कि किधर ज्यादा है और किधर कम है। जब दोनों इक्वल हो जाता है तब क्या होता है, इसका 5वां विधि कहता है कि यदि दोनों पक्षों में, अभिकारक में और किसमें, उत्पाद में, यदि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, यदि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण। क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। समझ में आया? और यदि बराबर नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण। जैसे देखिए यहाँ पे C + O2 क्या बनाएगा, बोलिए CO2। तो यहां देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, और यहाँ पे कार्बन कितना है, तो 1 है। तो ये समीकरण क्या कहलाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो कहलाएगा संतुलित समीकरण। क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण। और ये जो समीकरण है क्या कहलाएगा, तो यह है असंतुलित समीकरण। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है रासायनिक समीकरण को लिखने का हम लोगों ने टोटल 6 विधि का अध्ययन किया। एक बार पूरा रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए। और इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक चलेगा उसमें हम लोग एक चीज सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताइए अभिकारक को कहां लिखिएगा, कोई भी समीकरण लिखिएगा तो बताइए बाएं तरफ। कहां लिखिएगा, बाएं तरफ। और उत्पाद को दाएं तरफ। फिर जो अभिकारक और उत्पाद होगा उसके बीच में किसका चिन्ह लगाइएगा, तीर का चिन्ह लगाइएगा। तीर किधर से किधर रहता है, तो तीर रहता है बाएं से दाहिने तरफ। उसके बाद यदि अभिकारक या उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो बीच में किसका चिन्ह लगा देते हैं, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ गिन करके लिख लेते हैं कि अभिकारक में कितने परमाणु है, उत्पाद में कितने परमाणु है। अगर दोनों परमाणुओं की संख्या अगर आपस में बराबर हो जाती है, यानी दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या यदि क्या होती है, बराबर होती है, तो उस समीकरण को संतुलित समीकरण के नाम से जाना जाता है। और बराबर नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण कहा जाता है। इसी को हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, उसमें ही तरह पढ़ना है आज संतुलित समीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, संतुलित समीकरण के बारे में और असंतुलित समीकरण के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं संतुलित समीकरण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या, बताइए, जिसमें अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या
उत्पादों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के क्या हो, बराबर हो, तो वैसे समीकरण को कहते हैं संतुलित समीकरण। एक बार और ध्यान दीजिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार के समीकरण को बोलता है संतुलित समीकरण। एक बार ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पे बताइए अभिकारक है, ये दोनों रिएक्शन किया है, कार्बन और क्या, ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा अभिकारक। और ये बनाया है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कहलाएगा उत्पाद। यहाँ देखिए सल्फर और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, SO2 क्या है, उत्पाद है। यहाँ जिंक और H2SO4 क्या है, अभिकारक है, और ZnSO4 और H2 क्या है, तो उत्पाद है। समझिए पहले ये बताइए, यहाँ पे अभिकारक में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ देखिए तो उत्पाद में भी कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो उत्पाद में भी कितना है, 2 है। देखिए यहाँ पे अभिकारक में सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे बताइए कितना है, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ भी देखिए कितना है, 2 है। थोड़ा सा यहाँ पे तीसरा रिएक्शन पर भी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है। जिंक की संख्या कितनी है बताइए, इधर अभिकारक में 1 और उत्पाद में भी जिंक कितना है, 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अभिकारक में 2 है, तो यहाँ देखिए उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यानी कि सल्फर की संख्या कितना है, 1, तो यहाँ सल्फर कितना है, 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4। यानी अभिकारकों के सभी तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है वह उत्पादों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के क्या है, बराबर है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है असंतुलित समीकरण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के सभी तत्वों के परमाणुओं के संख्या के बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, तो वैसे समीकरण को हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण। क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण। जब अभिकारकों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब उत्पादों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है तो उस समीकरण को हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण। क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण। यहाँ देख सकते हैं बाबू आप लोग कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे कराया गया है, ऑक्सीजन से, और किसका निर्माण हुआ है, जल का। यहाँ पे बताइए मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे कराया गया है, तो HNO3 से कराया गया है, और यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन की अभिक्रिया किससे कराया गया है, हाइड्रोजन से, और यहाँ पे अमोनिया गैस का निर्माण हुआ है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि ये संतुलित है या असंतुलित है। तब बताइए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बताइए, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। चलिए ये तो सही है कि हाइड्रोजन संतुलित है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं है। यहाँ समझ सकते हैं नाइट्रोजन कितना है, इधर 2 है अभिकारक में, उत्पाद में नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, और यहाँ पे कितना है, तो 3 है, यानी कि असंतुलित है। देख सकते हैं इस रिएक्शन में अभिकारक में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और यहाँ भी देखिए तो अभिकारक उत्पाद में मैग्नीशियम 1 है। आप कहिएगा कि मैग्नीशियम तो संतुलित है, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है, लेकिन उत्पाद में देखें तो कितना है, 2 है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन अभिकारक में कितना है, 1 है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और यहाँ पे 3 दूनी कितना है, 6 है। यानी कि यहाँ नीचे वाला जो समीकरण हम देख रहे हैं इसमें अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है वह उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। तो वैसे समीकरण को हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण। क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि असंतुलित समीकरण जो होता है उसका दूसरा नाम होता है कंकाली समीकरण। क्या नाम होता है इसका, कंकाली समीकरण। इस बात को याद रखिएगा, असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम क्या है, कंकाली समीकरण। और यहां से एक क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, एक ऑब्जेक्टिव यहां से याद रखिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो आंसर होता है इसका द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि अभिकारकों के मात्राओं का योग जो होता है उत्पाद के मात्राओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितना मात्रा अभिकारक का होता है उतना ही मात्रा उत्पाद का होता है। तो देखिए यह संतुलित समीकरण है, थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ बताइए तो कार्बन है ना, C और O2 है, और ये बनाया क्या है, तो CO2 है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार्बन के परमाणु संख्या भार कितना होता है, 12 होता है, इसका 16 होता है, एक का, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 से 12 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। CO2 का भी निकलिएगा ना,
तो कार्बन का हो जाएगा 12 और 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, यानी कितना आ जाएगा 44। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक भी कितना है 44 है और उत्पाद भी यहाँ पे देखिए अभिकारक कितना है 44 है और उत्पाद भी कितना है 44 है, यानी कि यहाँ पे अभिकारक की मात्राओं का योग उत्पाद की मात्राओं का योग क्या है बराबर है, तो कहेंगे संतुलित समीकरण है। अब बराबर नहीं है तो क्या है असंतुलित समीकरण है। चलिए ठीक है कि रासायनिक समीकरण जो होता है असंतुलित होता है, तो उस असंतुलित समीकरण को संतुलित करना किस प्रकार से सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, असंतुलित समीकरण को क्या करना संतुलित करना। ठीक है, थैंक यू।